अहमद साहब, सर आपसे आगाज कर लेते हैं। खासा तजर्बा आपका और आपने वसी पैमाने पर इसको स्टडी किया, देखा भी है। ये जो कल सदर ट्रंप ने ईरान के लिए गैर मशरूत सरेंडर का ट्वीट किया और आज ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी कह दिया कि ईरान जो है वो ये कौम नहीं है, सरेंडर करने वाली कौम नहीं है। हमने ना कभी पहले सरेंडर किया ना अब करेंगे। जंग करनी है तो खुलकर सामने आए, इस तरह की गिडर भपकियां नहीं चलेंगी। तो सर समझते हैं कि अब ये जंग रुकने का नाम नहीं लेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि बहुत वॉलेटाइल है। इसराइल का जो अटैक किया था ईरान पे इसराइल ने चंद रोज कबल, उसमें पूरा पोटेंशियल है टू स्पिल ओवर एंड बिकम अ फुल फ्लेज वॉर। इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब इतने बड़े पैमाने के ऊपर स्कर्मिशेस और ऑपरेशंस होते हैं इस तरह के मिलिट्री, तो उसमें सिचुएशन किसी भी साइड पे जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिडल ईस्ट की है, जो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट इसराइलीज का है, अमेरिका का जो माइंडसेट है और अमेरिका की जो वीकनेसेस, इसराइल का जो माइंडसेट है और इसराइल की जो वीकनेसेस हैं, अभी अगले 24 से 48 घंटों के अंदर सिचुएशन क्लियर होगी कि ये एस्केलेशन होती है, डी एस्केलेशन होती है, या ऑप्टिकल स्कर्मिशेस होती हैं दोनों के दरमियान। अभी फिलहाल फुल फ्लेज वॉर जिसको कहते हैं, ऑल आउट वॉर, वो अभी अमेरिका भी अवॉइड कर रहा है, ईरान भी अवॉइड कर रहा है। इसराइल चाह रहा है कि अमेरिका को बॉक डाउन करे इस जंग के अंदर, और अमेरिका अभी रिस्ट्रेंट से काम ले रहा है। जहां तक बात है ट्वीट्स की या स्टेटमेंट्स की, वो जंग से पहले का एक रिटोरिक है, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, ईरान को प्रेशराइज किया जा सके। और ईरानियंस को आपने देखा जब वो तेहरान वाली ट्वीट हुई और उसके बाद जो दूसरी ट्वीट हुई कंप्लीट सरेंडर की, तो ईरान का जो उसके बाद रिस्पांस आया वो भी आपने देख लिया कि उन्होंने इतना जितना सीरियस उस ट्वीट को बाकी दुनिया ने लिया, ईरानियंस ने इतना नहीं लिया। विच शोज कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द टेबल, कोई बिहाइंड द कर्टन कुछ ऐसी निगोसिएशंस या ऐसी बातें चल रही हैं कि जिसके ऊपर वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के लिए ट्वीट की गई। सो इससे ज्यादा अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली कि उन ट्वीट्स को कॉन्टेक्स्ट बना के हम ये कहें कि ये ऑल आउट वॉर होगी जो पूरे खत्ते में फैलेगी। यस, इसमें पोटेंशियल है, लेकिन अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू फॉर्म एन ओपिनियन। बिल्कुल ठीक है। हामिद साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से अमेरिकी सदर ने जो ट्वीट किया है, सरेंडर करने का कह दिया कि कंप्लीटली शुड गिव अप, ये कहा है, ईरान को कर दिया है, और साथ ही साथ ये कहा कि ठीक है ईरान के पास हथियार मौजूद है, मिसाइल मौजूद है, उनकी दिफाई सलाहियत अच्छी है, लेकिन अमेरिका के पास जो हथियार है उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो एक बार फिर वार्निंग दे दी है कि अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, डील की तरफ आ जाओ, टॉक की तरफ आ जाओ। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, अगर आना है तो खुलकर आ जाए, हम तैयार हैं लड़ाई के लिए। देखिए हमसे बात यह है कि सदर ट्रंप इस वक्त उस बुली का किरदार अदा कर रहे हैं जो डरा धमका कर अपने मुतालबात मनवाना चाह रहा है, और वो ये चाह रहा है कि उसको लड़ना भी ना पड़े और उसकी ताकत को भी मान लिया जाए। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा है कि ईरान के साथ जो इन्होंने पहले 6 दिनों में कर दिया, यानी उनकी बड़ी आर्मी लीडरशिप और दूसरे साइंसदानों को उड़ा दिया, उसके बाद ईरान के पास तो चॉइस कोई नहीं है वहां सिवाय इसके कि वो मुकम्मल लड़ाई को एंड तक लेके जाए। और एक बात हमें समझनी होगी वो ये कि नेतन्याहू मुकम्मल तौर पर ये चाहते हैं कि हर अंदाज में अमेरिका को इस वॉर के अंदर घसीट के लाया जाए, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है अटैक करने की ईरान के ऊपर, अपने चाहे वो उसके वो F-35 हो या जिसके ऊपर भी हो, वो जो जेरे जमीन न्यूक्लियर एसेट्स हैं ईरान के, उसके लिए उसको अमेरिकन B-52 बमबार चाहिए जिनसे वो 50 क्लस्टर बम्बिंग कर सके, और उसके अलावा कोई हल नहीं है उसके पास कि जो ईरान की जो तंसीबात हैं उनको तबाह किया जा सके। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये हमें समझना होगा कि अगर किसी भी हालत में अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी इस वॉर को ऑल आउट वॉर में तब्दील होने से रोकना। क्योंकि अगर न्यूक्लियर, देखिए प्रॉब्लम न्यूक्लियर ना सिर्फ तंसीबात की तबाही की है बल्कि उनके साथ जुड़े हुए उन खदशात की है, उन ताबकारी असरात की है। न्यूक्लियर रेडिएशन अगर उस खित्ते में फैल गई तो हजारों लाखों जानों के जाने का खतरा है। और तीसरी बात यह है कि अगर उसके अंदर हम गौर से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नजर आती है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर
अमेरिकन जो एसेट्स हैं वो बड़े वॉलेटाइल सिचुएशन में चले जाते हैं, वो ईरान के लिए बड़े आसान हदफ हैं। देखें ईरान को अभी क्या करना पड़ रहा है, अभी ईरान को 1500 किलोमीटर दूर मिसाइल तल अवीव, हैफा और दूसरे शहरों में गिराने पड़ रहे हैं, और जिसके अंदर बहुत 80-90% तो इंटरसेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, आयरन डोम से कुछ गुजर रहे हैं, 80% वो इंटरसेप्ट हो रहे हैं, कुछ गुजर जाते हैं। लेकिन अगर जंग में अमेरिका बतौर हरीफ आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि खलीज में फैले हुए जितने भी अमेरिकन एसेट्स हैं, या इराक के अंदर जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, या जॉर्डन के अंदर जो है, या करीब के ममालिक के अंदर, वो सारे लेजिटिमेट टारगेट हो जाते हैं ईरान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत, कि वो उनको इजाजत देता है कि जिस मुल्क ने उन पर हमला किया उसके ऊपर वो जवाबी हमला करें, उसके एसेट्स के ऊपर जवाबी हमला करें। तो इस हवाले से हमें ये देखना होगा कि क्या ट्रंप मैं इसको पागलपन कहूंगा कि वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि अगर अमेरिकन एसेट्स जाते हैं और अमेरिका फिर उसके जवाब में रिटेलिएट करता है तो वो बहुत खतरनाक होगा। यानी ये तेहरान या खाली इन शहरों को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि ये बहुत बड़े लेवल पे टारगेट करेंगे। और उसके जवाब में आपने कल चाइना का स्टेटमेंट भी देख लिया, नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है। तो वो जो एक स्टेज सज रही है या बन रही है वो बड़ी खतरनाक है, और यहां पर सिर्फ सेंस हैज टू प्रिवेल बाय अमेरिकन्स। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अमेरिकन्स कि वो नेतन्याहू के जाल में ना फंसे। ये एक नेतन्याहू का फैलाया हुआ जाल है जो यहूदी लॉबी और ज़ायनिस्ट लोगों का या ज़ायनिस्ट लॉबी का अल्टीमेट मोटिव है कि किसी भी तरह ईरान और अमेरिका की जंग कराई जाए, बजाय इस ईरान और इसराइल की जंग को ईरान अमेरिका की जंग का रूप दिया जाए, और उसके बाद फिर जो है वो रिजीम चेंज और वो सारा कुछ जो है उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा टू मेक द रिजीम चेंज इजी। डेफिनेटली इसराइल का टारगेट और है भी अच्छे की उम्मीद जो है वो की नहीं जा सकती अमेरिका से, क्योंकि वो इसको कूल डाउन करने के बजाय, हालांकि जब इलेक्शन के टाइम पे डील मेकर कहा जा रहा था, खुद को अपने कह रहे थे और कह रहे थे कि अमन का दाई हूं, लेकिन ये उनके एक्शन से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अभी हमारे सामने एग्जांपल मौजूद हैं। गजनफर साहब, सर क्या लगता है ये अमेरिकन स्ट्रेटेजी है, साइकोलॉजिकल वारफेयर जिसे कह सकते हैं, कि अफरा तफरी मचाना, जिस तरह से ट्वीट कर दी, G7 ममालिक का इजलास छोड़ के आना, नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुलाना, अफरा तफरी मचा के एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें आप समझते हैं कि अमेरिका कामयाब हो जाएगा इस स्ट्रेटेजी में? मैं बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ट्रंप के बारे में जो पागलपन की इंतहा तक जो पहुंचा हुआ है उसकी रिफ्लेक्शन तो आप उनके बयानात में देख रहे हैं ना। आज अब ये उसी तरह है जिस तरह नरेंद्र मोदी ने एक ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट किया था, पहलगाम का एक अटैक खुद क्रिएट किया था, और उसके बाद वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के रॉ के ज़रिए, वो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, और वो वहाँ पे हिंदू मिलिटेंट्स को भेज के, रॉ के लोगों को भेज के, पहली 3 लेयर सिक्योरिटी हटा के, उसके बाद जब वो सऊदी अरब में था तो सऊदी अरब में वो डिनर छोड़ के वापस आ गया, इंडिया आ गया, और अगले दिन पहलगाम जाने के बजाय इलेक्शन रैली में चला गया। यही रिफ्लेक्शन आप एक वर्ल्ड इवेंट्स की देख रहे हैं ट्रंप के साथ, कि G7 के इजलास में गया, वहां से उठा, वापस अमेरिका आके नेशनल कमांड का अथॉरिटी का इजलास कॉल कर लिया, और उसके बाद आज जो मीडिया से बातचीत की है और जो कुछ उसने उसमें कहा है वो आपकी नज़र से गुजरा होगा। उसने कहा मैं तो नेतन्याहू से रोज़ाना बातचीत करता हूँ। अगर बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं, साफ जाहिर है बातचीत करते हैं तो वो एसेट या वो टारगेट जो वो कर रहे हैं उन्हीं के बारे में डिटेल्स नेतन्याहू कुछ डायरेक्शन लेता है, कुछ ट्रंप डायरेक्शन देता है। और आपको पता है ट्रंप का जो सन इन लॉ है उसके जो नेतन्याहू से कनेक्शन है, और नेतन्याहू के ज़रिए जिस तरह फिर उसने अरब वर्ल्ड में एफिनिटी और अपना एज इस किस्म की फॉर्म्स के ज़रिए जो अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी आपको पता है। तो ट्रंप जो है उसकी किसी भी डायरेक्शन का जो है वो अंदाज़ा लगाना, मेरा ख्याल जो पिछला उसका कॉन्डक्ट रहा है और जिसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लीड लगा दी है कि 150 दिनों में ट्रंप ने ग्लोबल पॉलिसी के मुताबिक जो कहा है उसने उसके उलट ही काम किया, उसका कोई रिफ्लेक्शन, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं नजर आ रहा दुनिया के ऊपर। अब इस वक्त जो है वो दुनिया तो साइड पे, इस वक्त है इसराइल और इस वक्त है अमेरिका, और इसराइल इज द इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ अमेरिकन एंड द ब्रिटिशर्स, सो दे विल डू एवरीथिंग टू सेव दैट चाइल्ड, जिसके पास अब एरो मिसाइल्स का कहते हैं कि जखीरा भी खत्म हो रहा है। अब ये तो पता नहीं था ना, इसराइल ने गालिबन ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि ईरान इस इंटेंसिटी से जो है रिएक्ट करेगा और रिप्लाई करेगा, वो भी हो गया। अब ट्रंप की आज मीडिया की बातचीत सुने तो वो उसका एक सेंटेंस है कि जो उनको अनकंडीशनल सरेंडर करना चाहिए।
मुझे वो समझ नहीं आता कि वो अनकंडीशनल सरेंडर क्या है, क्योंकि हाँ। इसके साथ ही वो ये कहता है और उसकी एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है और तुलसी गबार्ड भी ये कहती है कि इंडिया ईरान के पास तो न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, तो वो कौन से मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा या कौन सा अनकंडीशनल सरेंडर होगा। अनकंडीशनल सरेंडर का क्या मतलब है कि वो ये कह देगा, ईरान ये कह देगा कि इजराइल हमारे ऊपर अटैक करता रहे और हम इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेंगे, डज ही मीन दिस थिंग? तो ईरान तो इस चीज पे राजी नहीं होगा। अगर राजी नहीं होगा तो ये जो अपना मिसाइल की जो वॉर है और जिस तरह ये एक्सचेंज ऑफ मिसाइल और जो टारगेट हिटिंग है वो जारी रहेगी। आयरन डोम भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मल्टीप्लाई होता जा, वो अपना नलीफाई होता जा रहा है। तो हाँ, उसके ऊपर जो वो ये कहता है कि हम 20,000 पाउंड का बम गिरा देंगे, क्योंकि मैं अभी तक किसी भी सिनेरियो में कोई न्यूक्लियर इशू को नहीं देख रहा, क्योंकि न्यूक्लियर के का जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो भाई मिडल ईस्ट के सारे ममालिक हैं, उस साथ वहाँ पे मिडल ईस्ट के ममालिक में अमेरिकन एसेट्स डिप्लॉय हैं, इराक में डिप्लॉयड है, जॉर्डन में डिप्लॉयड है, कतर में डिप्लॉयड है, सऊदी अरब में डिप्लॉयड है। तो क्या वो उस अपना न्यूक्लियर वॉर की आग को जो है उन एसेट्स के ऊपर भी लेके आ जाएगा, अपना वो फ्लोटीला तबाह कर देगा। अभी उसने निमिट्स को उसने मूव किया साउथ चाइना सी से, वो लेके आ रहा है मिडल ईस्ट पे। तो क्या वो उसको वो जो चीज कह रहा है वो बड़ी पॉइंटेड कह रहा है। वो कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर 20,000 पाउंड का बम गिराएंगे और हम अपना इजराइल के पास तो जो है वो 60 मीटर से नीचे जाने की फैसिलिटी नहीं है डग इन करके बम को अटैक करने की। अगर हम गिराएंगे तो हम तो बहुत नीचे तक जाएंगे। तो ये जो कुछ चीजें उसकी तरफ से आ रही हैं उसके अंदर उसकी इंटेंट जाहिर हो रही है। अब ये सिर्फ साइकोलॉजिकल ड्रामा मेरी नजर में नहीं लगता, ये एक ड्रामा है जिसको नेतन्याहू प्ले करने की कोशिश कर रहा है। और नेतन्याहू से जो ताल्लुकात हैं ट्रंप की फैमिली के, बल्कि ट्रंप की सबसे बड़ी जो अपना फाइनेंसर थी वो बहुत बड़ी ज़ियानिस्ट है। वो तो उसने तो ट्रंप को लेके इसलिए आई है कि आप ज़ियोनिस्ट की लॉबी के लिए काम करेंगे। 2018 में भी, पहले भी यही हुआ था, अभी भी यही हुआ है। तो सिचुएशन जो है, और आप देख रहे हैं कि चाइना की स्टेटमेंट्स तो जरूर आ रही हैं, लेकिन आप ये इस वक्त याद रखिएगा जिस वक्त तक कोई फिजिकल ब्लॉक नहीं बनता और एक ब्लॉक के सूरत में अगेंस्ट अमेरिकन कोई स्टेटमेंट्स या कोई पॉलिसी या कोई चीज रशिया, चाइना, टर्की और बाकी ममालिक को नहीं आती,